जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बेसिकली अगर हम बात करते हैं शुरू से, तो किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने के दौरान हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हम प्रोग्राम जो लिख रहे हैं उसमें डेटा का रिक्वायरमेंट होगा और डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। ये पहला बात है। और दूसरी बात ये है कि हम जिस वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं उसका एक पर्टिकुलर कोई टाइप होता है। दूसरा और तीसरा ये बात कि हम उस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेंगे। ये तीन बातें सबसे प्राइमरी है जो हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर हम ऑलरेडी उसे डिक्लेयर कर लिए हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू को स्टोर करने का जो एक प्रोसेस है उसे हम कहते हैं असाइनमेंट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो असाइनिंग मीन्स या असाइनमेंट मीन्स to store constants or data value. Constants means the data value in variables using a symbol this equal. इस इक्वल सिंबल के मदद से अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर में कोई डेटा वैल्यू या कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करते हैं, जिसका मतलब असाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं असाइनमेंट। ऑलराइट, तो here the symbol इक्वल एक्ट्स एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हालांकि हम इस इक्वल का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी डेटा वैल्यू को वेरिएबल के अंदर में स्टोर करने के लिए या असाइन करने के लिए, तो इसलिए इस इक्वल ऑपरेटर को या इस इक्वल के सिंबल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये इस इक्वल सिंबल का जावा में नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑलराइट, तो हमें अगर कोई वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, यानी कि लिखने का तरीका कैसा होता है, देख लें। उसके लिए आपको सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करें और उसका टाइप। तो टाइप ऑफ डेटा दैट मीन्स डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम, फिर वो इक्वल नाम का हमारा जो सिंबल है, इक्वल सिंबल जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं, वो इक्वल टू या फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू का मतलब क्या होता है, बहुतों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर व्हाट इज डेटा वैल्यू, व्हाट इज डेटा वैल्यू एंड व्हाट इज डेटा वैल्यू। चलिए एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जैसे कि INTM। INT एक डेटा टाइप है। हम डेटा टाइप के बारे में आज इंट्रोडक्शन देख लेंगे और अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो डेटा टाइप हमारे पास INT, ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का नाम है INT। ठीक है, फिलहाल इतना जान ले कि मेरे पास कोई डेटा टाइप है, इसका नाम है INT और वेरिएबल हमारे पास है M। तो जैसे ही INTM हम लिखेंगे तो वैसे ही जावा के मेमोरी में एक छोटा सा स्पेस अलोकेट हो जाएगा और इस स्पेस का नाम क्या हो जाएगा, इस स्पेस का नाम हो जाएगा M। और इस स्पेस के अंदर में 15 जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा असाइन या वो हो जाएगा स्टोर। और इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप है INT, इंटीजर। INT का मतलब होता है इंटीजर। मैं आपको फिलहाल ब्रीफ कर दूं कि INT का मतलब होता है इंटीजर, जिसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर होल नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, उस नंबर को स्टोर करने के लिए हम INT टाइप का डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, मतलब इंट्रोडक्शन दूंगा उसके बारे में और उसके बारे में डिटेल्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा है फ्लोट n इज इक्वल टू 45.24। तो अगेन देखिए, ये फ्लोट जो है, ये फ्लोट हमारा डेटा टाइप है और ये n जो हमारा है ये वेरिएबल है एंड दिस इक्वल इज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ये 45.24 जो है ये डेटा वैल्यू है। तो अब जैसे ही फ्लोट नाम का फ्लोट टाइप का एक डेटा टाइप वाला वेरिएबल जिसका नाम है n डिक्लेयर होगा, वैसे ही एक छोटा सा मेमोरी क्रिएट होगा जिसके अंदर में 45.24 स्टोर हो जाएगा। 45.24 स्टोर हो जाएगा।
तो एक बात तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इंटीजर अगर हम लिए थे तो ये अगर होल नंबर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्लोट जो होगा वो पॉइंट वाले डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इतना आपके पास क्लियर है? फिलहाल बेसिक के लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है, डिटेल स्टडी हम लोग बाद की वीडियो में करेंगे, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं कि असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट मतलब होता है किसी वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को स्टोर करना। आगे हम अगर बढ़ते हैं एक स्टेप फर्दर, तो एक एडवांस टॉपिक मिलता है जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। क्या होता है इसका मतलब? देखें, असाइनमेंट और इनिशियलाइजिंग बहुत हद तक सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस थोड़ा सा कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल का मतलब होता है कि व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इट मे कंटेन गार्बेज वैल्यूज एंड कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। यानी कि जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्रामिंग में, अगर कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर किए हो, बस डिक्लेयर किए हो, उसमें वैल्यू को आप असाइन नहीं किए हो, बस डिक्लेयर करके छोड़ दिए हो, जैसे कि INT, मान लो INT A लिख के आप छोड़ दिए हो, तो ये हो गया डिक्लेयर्ड वेरिएबल, इसके अंदर में वैल्यू स्टोर नहीं है फिलहाल। तो ऐसा अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देते हो तो इस वेरिएबल के अंदर में कुछ गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है अनवांटेड वैल्यूज़, जो हमारे प्रोग्रामिंग के लिए नेसेसरी नहीं है, वो वैल्यूज़ उस वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। और इससे क्या होगा, आपका प्रोग्रामिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, उसमें कुछ हैम्परिंग आएगा, कुछ दिक्कत होगा, और इस वजह से आपको जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए होगा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो आपको ना मिले, क्योंकि आपके वेरिएबल में कुछ अनवांटेड वैल्यू स्टोर पहले से हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखें, यू मे नॉट ऑब्टेन एन अप्रोप्रिएट रिजल्ट इवन दो योर प्रोग्राम लॉजिक इज करेक्ट। आपको ऐसा अगर होता है कि कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाते हैं ऐसे वेरिएबल्स के अंदर में, तो आपके प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो अगर सही है, फिर भी आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आ सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ही इनिशियलाइज किया जाता है किसी वेरिएबल को। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि इनिशियल वैल्यू, यानी कि आप किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर किए हो तो जब तक आप उसमें कुछ आपके मन के हिसाब से जो वैल्यू है वो आप जब तक नहीं डालते हो, तब तक आपको कुछ इनिशियली एक वैल्यू उसमें स्टोर करना पड़ेगा, ताकि उस वेरिएबल के अंदर में अपने आप खुद ब खुद कुछ अनवांटेड वैल्यूज स्टोर ना हो जाए। बोलने का मतलब यह है कि आप अगर चाहते हो कि आपके डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल में कुछ अनवांटेड वैल्यूज स्टोर ना हो, तो आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही शुरुआत में इनिशियल टाइप में कुछ वैल्यूज स्टोर करने पड़ेंगे, ताकि आपके उस वेरिएबल के अंदर अनवांटेड वैल्यूज अपने आप स्टोर ना हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, यानी कि किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के दौरान उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू स्टोर करना। वो वैल्यू, आपका जो इनिशियल वैल्यू स्टोर करोगे वो आपके प्रोग्रामिंग के लिए नेसेसरी नहीं है, बस आप उस कंटेनर को यानी कि उस वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ना चाहते हो, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, एक इनिशियल वैल्यू डाल देते हो, ताकि आपका प्रोग्राम का लॉजिक सही हो और आपका रिजल्ट भी सही मिले और आपके उस वेरिएबल के अंदर में कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो जाए, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का, ठीक है, और दूसरा स्टेप जो इसका दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो वे है, उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के बारे में कि ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होता क्या है, और इसमें हम लोग वैल्यूज़ या जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल के अंदर में डालते कैसे हैं। देखें, दिस प्रोसेस यूजेस डायरेक्ट एन असाइनमेंट ऑफ ए कांस्टेंट टू डिफाइंड वेरिएबल। क्या होता है कि हम इस प्रोसेस में डायरेक्टली किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को यानी कि किसी भी डेटा वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं किसके अंदर में, वेरिएबल के अंदर में, जिस वेरिएबल को आप डिक्लेयर किए हो। यानी कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन जो होता है, यह आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो उसी टाइम उसी वक्त आपको डायरेक्टली वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर में डाल देना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो ऐसा कि नहीं हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं फिलहाल, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, उस वक्त हम चाहेंगे कुछ वैल्यू इसमें स्टोर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस में। मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा आपको। देखें,
द वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जैसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया प्रोग्राम को लिखने के दौरान, उसी टाइम आपका जो वैल्यू है वो उस वेरिएबल के अंदर में डाल देते हैं, इनिशियल वैल्यू। बाद में आप हालांकि इसको चेंज करना चाहो तो करो, ऐसा पॉसिबल अगर होगा तो आप कर सकते हो, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान कुछ वैल्यू स्टोर करते हो तो उस वैल्यू को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सपोज कर लो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए और उसका टाइप है इंटीजर, और आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि एक इंटीजर वैल्यू जो होता है, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो किसी भी होल नंबर, मतलब इसका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, वैसे वैल्यू को स्टोर करने के लिए कैपेबल होता है। तो वैसे होल नंबर के नंबरिंग में सबसे छोटा जो नंबर होता है वो होता है 0, और इस 0 को एंटर करने से कोई हमारे प्रोग्रामिंग में हैम्परिंग में नहीं होता है। अगर आप 1 डालते हो, 2 डालते हो, 3 डालते हो तो जब तक कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप जब 0 डाल देते हो किसी भी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के दौरान तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और साथ ही साथ आपका जो गार्बेज वैल्यू है वो भी कंटेन नहीं होता। और एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्लोट। फ्लोट हम थोड़ा देर पहले आपको अगेन बताए थे कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि आपका डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में कैपेबल है। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि फ्लोट एफ, यानी कि फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है, इसका नाम एफ है। अगर उसमें आप इनिशियली कुछ वैल्यू डालना चाहते हो तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, वो वैल्यू होना चाहिए 0.0, क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसमें 0.0 डालना सही है। अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू है, वेरिएबल है मतलब, उसके अंदर में आपको सिंपल 0 स्टोर करना सही है, और इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सपोज कर लो ऐसा कर दिए हो कि इंटीजर a इक्वल टू 5 लिख दिए हो, ठीक है, और आप एक और वेरिएबल लिए हो इंटीजर b इक्वल टू 6 लिए हो सपोज, तो ये भी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ही कहलाएगा, ऐसा नहीं कि गलत है। और आपने ऐसा कर दिया कि इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b कर दिया आपने, इससे क्या होगा कि c के अंदर में a प्लस b जो है ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप एक बात देखें, यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला स्टेप है ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहलाएगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम को लिखते वक्त ही a के अंदर में 5 डाल दिया और b के अंदर में 6 डाल दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक का, इस वाले में क्या हो रहा है कि आप c इक्वल टू जो a प्लस बी कर रहे हो, तो c के अंदर में a प्लस बी का वैल्यू प्रोग्राम को लिखते वक्त स्टोर नहीं होगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे उसके बाद जो a प्लस बी का वैल्यू होगा वो स्टोर होगा c के अंदर में। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के बाद आपका c में वैल्यू स्टोर होगा, और इसमें क्या हो रहा है एग्जीक्यूशन के पहले ही वैल्यू स्टोर हो गया। तो जब एग्जीक्यूशन के पहले वैल्यू स्टोर होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, और जिसमें इस एग्जीक्यूशन के बाद रन टाइम में जब आप एग्जीक्यूट कर लेते हो अपने प्रोग्राम को, उसके बाद जब वैल्यू स्टोर होता है किसी वेरिएबल के अंदर में, उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन, जो हम लोगों का आज का अगला टॉपिक है, ठीक है। तो यानी कि अगर प्रोग्रामिंग को लिखने के दौरान किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुआ तो वो कहलाएगा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, और अगर किसी प्रोग्रामिंग में कोई वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन के बाद, तो वो कहलाएगा डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो डायनामिक इनिशियलाइजेशन का अगर हम उसका डेफिनेशन देखने जाएं तो व्हेन अ वेरिएबल गेट्स इनिशियलाइज्ड एट रन टाइम, मैंने आपको बताया थोड़ा पहले कि अगर कोई वेरिएबल के अंदर में वैल्यू स्टोर होता है रन टाइम में, दैट इज द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक, आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसके लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रहा है, जैसे कि हमने वहाँ पर लिखा था c इक्वल टू a प्लस बी, ये एक ऐसा लॉजिक है जो इसमें कभी भी c के अंदर में प्रोग्राम के लिखने के दौरान वैल्यू स्टोर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि a प्लस बी जब तक होगा नहीं तब तक c के अंदर में वैल्यू स्टोर नहीं होगा। और a प्लस बी कब होगा, जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा, यानी कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, तो उसके बाद c के अंदर में वैल्यू स्टोर होगा। तो इस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम लोग कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो एग्जांपल देख लिया जाए, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल है, इंटीजर a b c, 3 वेरिएबल हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर हम लिखते हैं कि c इक्वल टू a प्लस बी, अगर हम लिखते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, तो ये जो c इक्वल टू a प्लस बी जो कोड है, इसके दौरान c के अंदर में जो वैल्यू स्टोर होगा वो कभी भी प्रोग्राम को लिखने के दौरान स्टोर हो ही नहीं सकता,
क्योंकि जब तक आपका a+b एग्जीक्यूट होगा नहीं तब तक आपका c के अंदर वैल्यू स्टोर होगा नहीं। तो इस तरह के इनिशियलाइजेशन हम लोग कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ऑलराइट, चलिए बढ़ जाते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है डेटा टाइप्स इन जावा। तो उसको पढ़ने के पहले मैं इस लिखी हुई चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा डेटा टाइप इन जावा। तो हम बार बार एक चीज़ के बारे में बहुत डिस्कशन कर रहे हैं बहुत देर से कि आखिर ये डेटा टाइप क्या होता है। बहुत बार इसका जिक्र हुआ है। हम लोग जब वेरिएबल्स को पढ़े तो उस वक्त भी डेटा टाइप का बहुत ज़्यादा मेंशन आया था। हमने अभी असाइनमेंट के बारे में पढ़ा तो इस बारे में भी हमने बहुत बार देखा कि डेटा टाइप लिखा हुआ है। तो बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है, देखें, डेटा या वैल्यू का मतलब होता है जो भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं यूज़र से अपने प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग, उसे हम लोग कहते हैं डेटा। अब वो डेटा बहुत तरह का हो सकता है। मान लीजिए आप 2 नंबर को ऐड करना चाहते हो तो वहाँ आपका डेटा जो होगा वो एक नंबर हो सकता है। 2 नंबर आप एंटर करोगे तो वो आपका डेटा नंबर है। अगर आप किसी का नाम एंटर करना चाहते हो तो वहाँ आपका जो डेटा होगा वो एक वर्ड होगा। आप अगर किसी भी नाम का एक लेटर एंटर करना चाहते हो जैसे कि एप्पल का ए, तो वो ए भी एक कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट डेटा है। आप अगर मान लीजिए डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो 4.5 वो एक डिफरेंट डेटा है। तो हमारे पास देखिए एक डेटा हो सकता है 10 इज डेटा। हम लिख सकते हैं 10 + 10.5, ये भी एक डेटा है। हम लिख रहे हैं सी, ये भी एक डेटा है। हम लिख रहे हैं मान लीजिए एप्पल, तो ये एप्पल भी एक डेटा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हर एक डेटा का टाइप जो है वो डिफरेंट है। ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, यानी कि जिसमें पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। ये एक डेसिमल पॉइंट वाला डेटा है, ये एक कैरेक्टर है और ये एक वर्ड है। तो ये चारों जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप के हैं। इन डिफरेंट टाइप के डेटा को जब हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमें उस वेरिएबल के अंदर में स्टोर करना पड़ता है, राइट। तो उस वैल्यू को, इस वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल के अंदर में स्टोर करवाने के पहले हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। तो उस वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं हम, तो उस वेरिएबल के अंदर में स्टोर होने वाले डेटा को देखते हुए हमें उस वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। यानी कि जावा को उस वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है ताकि जावा इस बात को अंडरस्टैंड कर सके कि इस वेरिएबल के अंदर में किस तरह का डेटा स्टोर होने जा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं। देखें, द कंपाइलर मस्ट नो द टाइप ऑफ डेटा यू आर लाइकली टू सप्लाई फॉर स्टोरेज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। यानी कि कंपाइलर जो हमारे जावा के अंदर में स्टोर है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जावा का, तो कंपाइलर को ये बात पता रहना चाहिए कि आप किस तरह का डेटा को स्टोर करने वाले हो अपने वेरिएबल के अंदर में, ताकि कंपाइलर जो है वो उस तरह का एक मेमोरी, उतने बड़े एक मेमोरी को वो जावा के अंदर से यूज़ कर सके। क्योंकि देखें, हर एक टाइप का जो डेटा है अलग अलग, उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी स्पेस डिफरेंट होता है। जैसे कि ये होल नंबर को स्टोर करने के लिए मेमोरी का साइज डिफरेंट होगा, इस डेसिमल के लिए डिफरेंट है, इस कैरेक्टर के लिए डिफरेंट है और ये वर्ड के लिए डिफरेंट है। तो आप जब कंपाइलर को बोल देते हो कि हम किस तरह का डेटा को स्टोर करने वाले हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, इससे जावा का जो मेमोरी है उसमें से उतने ही साइज का मेमोरी को वो ऑक्यूपाई करता है और उसमें वो वैल्यू को स्टोर करता है। अगर जावा को ये बात पता ना रहे या जावा कंपाइलर को ये बात पता ना रहे कि आप किस तरह का डेटा को स्टोर करने वाले हो, तो वो उतना बड़ा साइज का मेमोरी यूज़ करेगा, उसको पता नहीं रहेगा। फिर वो आपको एरर दिखाएगा, स्क्रीन पे गलती दिखाएगा। तो दिस इज द रीज़न वाई डेटा टाइप्स आर रिक्वायर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। तो यही वो वजह है जिसके चलते हमें डेटा टाइप को बताना पड़ता है जावा के प्रोग्रामिंग में, ताकि जावा का कंपाइलर इस बात को पता कर सके कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हो और उस डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी को भी वो एलोकेट करेगा, साइज को मेमोरी का, ठीक है। आगे, इन जावा प्रोग्रामिंग वी नीड टू डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। ऑब्वियस सी बात है, हमारे जावा के प्रोग्रामिंग में बहुत तरह के डिफरेंट डेटा प्रेजेंट है। उन अलग अलग डेटा को हमें हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम देख लेंगे कि उन अलग अलग डेटा के टाइप कौन कौन से हैं।
तो उसके पहले एक बात जान लें कि hence it becomes necessary for a programmer to select an appropriate data type according to the data taken in a program। इसीलिए क्या है कि आपके जो प्रोग्रामर होंगे या आप जो खुद एक यूज़र हैं, आप जब कोडिंग करोगे तो आपको ये बात पता रहना चाहिए, एज ए प्रोग्रामर आपको ये बात पता रहना चाहिए कि आप किस तरह के डेटा को यूज़ करने वाले हो अपने प्रोग्रामिंग में, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप उस वेरिएबल का डेटा टाइप को डिक्लेयर करो और आपका वैल्यू स्टोर हो जाए इजीली बिना किसी गलती के। ठीक है, अब हमारे पास देखें, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि डेटा टाइप जो है वो बहुत तरह के होते हैं। तो हम आज उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी नहीं करेंगे कि अलग अलग डेटा टाइप कौन कौन से हैं, बस इतना देखेंगे। उनके डिटेल्स को हम लोग अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखें डेटा टाइप में सबसे पहला टाइप जो है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा टाइप का सबसे पहला टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को फर्दर क्लासिफाई किया गया है न्यूमेरिक में एंड नॉन न्यूमेरिक में। प्रिमिटिव डेटा टाइप को कभी कभी इंडिपेंडेंट डेटा टाइप भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट डेटा टाइप भी कहा जाता है। इसके अंदर में दो तरह के डेटा टाइप आते हैं, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है नॉन न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक जो होगा, नाम से ही बड़ा क्लियर है कि जिसमें नंबर्स वगैरह का काम होगा, वैसे डेटा टाइप को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। और न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहला आता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्लोटिंग नंबर्स। अब ये इंटीजर क्या होता है और ये फ्लोटिंग नंबर्स क्या होता है, इसके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इतना जान ले कि इंटीजर के अंदर में बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को स्टोर कर सकते हैं और फ्लोटिंग नंबर्स के अंदर में वैसे नंबर स्टोर होंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा। इतना जानना आपके लिए फिलहाल काफ़ी है। और नॉन न्यूमेरिक टाइप में ऑब्वियस सी बात है कि नंबर्स का बात करेंगे नहीं इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम लोग कैरेक्टर्स और एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसका नाम है बुलियन। फिलहाल हम बुलियन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इसको स्टडी करवाने के लिए थोड़ा सा आपको और डिस्क्रिप्टिव वे में बताना होगा। तो फिलहाल इतना जान लें कि कैरेक्टर्स जो होगा वो सिंपल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए C, X, A, B इस तरह कुछ भी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो हम इजीली कैरेक्टर्स टाइप का जो डेटा टाइप होगा उसको यूज़ कर सकते हैं। खैर, इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगला टाइप हमारा क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव को हम कहते हैं डिपेंडेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट डेटा टाइप होता है। ठीक है, इसमें तीन तरह के डेटा टाइप प्रेजेंट है। पहला है क्लास, दूसरा है एरे और तीसरा है इंटरफेस। तो आप बोलोगे सर क्लास भी क्या एक डेटा टाइप है? तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि क्लास भी एक डेटा टाइप है। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँगा भी। फिलहाल आप इतना जान लें कि क्लास भी एक डेटा टाइप है। और एरे इज ऑल्सो डेटा टाइप। एरे क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में। और लास्ट वाला हमारा जो टाइप है डेटा का वो है इंटरफेस। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से हर एक चीज़ के बारे में, हर एक डेटा टाइप के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की इस वीडियो में डेटा टाइप के इंट्रोडक्शन के बारे में तो देख लिया, अब इन सब के डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल्स में अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप अगर ऑलरेडी इस चैनल के मेंबर बन चुके हो पहले से तो आपसे अगले वीडियो में डेफिनेटली मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।